नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लर्न सिग्मा विथ रत्नदीप में। हमने यूट्यूब चैनल पे 5 का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हमने टोटल 7 वीडियोस का प्लान बनाया है और उसमें से ऑलरेडी 3 वीडियोस हम बना चुके और ये हमारा चौथा वीडियो है। तो जो पहले 3 वीडियो हो चुके उसमें हमने 5 के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री और बाद में 1 ईयर्स और 2 ईयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिया है। अभी इस वीडियो में हम थर्ड ईयर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है शाइन। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारा चैनल नया है और हमें आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप उस केस में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो यहाँ थर्ड ईयर जो है शाइन, उसको जापानीज वर्ड में सीसो बोला जाता है। तो इसका पर्पज जो है, द शाइन स्टेप इज फोकस्ड ऑन मेंटेनिंग क्लीनलीनेस एंड टाइडीनेस इन वर्क स्पेस। इसका जो थर्ड एस है, ये इंपॉर्टेंस देता है क्लीनलीनेस को, मतलब साफ सुथरापन जो है उसको इंपॉर्टेंस है। एंड क्लीन ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट इज एसेंशियल फॉर एफिशिएंसी, सेफ्टी एंड ओवरऑल वेलबींग। अगर आपको ओवरऑल वेलबींग चाहिए या जो भी वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ वर्कर है उनका हेल्थ और सेफ्टी के बारे में आपको अगर ख्याल आप रखते हो और उनके लिए आप कुछ करना चाहते हो, तो उस केस में आपको 5 ईयर्स का ये थर्ड ईयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर एग्जाम्पल के बेस पे एक एग्जाम्पल लेना चाहोगे, तो फ्लोर पे जब ऑयल स्पिलेज होता है तो इस केस में बहुत सारे एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, जिसमें किसी का पैर फिसल के वो आदमी गिर सकता है, या उधर फायर का भी एक जो है धोखा रहता है। तो उस केस में जो थर्ड ईयर्स है हमारा शाइन, उसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों, अगर इस 5 के सीरीज के पिछले जो हमने वीडियो 2-3 बनाए थे उनको अगर आपने देखा है, तो उस वीडियो में भी आपने देखा होगा कि हम हर एक यस को एक्सप्लेन करते समय कुछ की एक्शन को कंसिडर किया है, जिसमें सीक्वेंस ऑफ जो प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड करने में हमें मदद मिलती है। तो इस यस में भी हमने कुछ की एक्शंस ऐड किए, जिसमें से फर्स्ट है रेगुलर क्लीनिंग। Implement a cleaning routine to ensure that all areas and equipment are regularly cleaned and maintained. This includes sweeping, dusting and wiping down surfaces. मतलब हमको ये जो क्लीनिंग का एक्टिविटी है वो 5 इम्प्लीमेंटेशन के दौरान एक ही बार नहीं करना है, तो इसको रेगुलर अपडेट करना है या इसको अप टू डेट सस्टेन रखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो क्लीनिंग का रूटीन है, जो डेली क्लीन करने का शेड्यूल है हमारा, वो फिक्स करना होगा और उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा डेली। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी हम स्वीपिंग, डस्टिंग और वाइपिंग डाउन सरफेसेस करने वाले, तो इससे जो क्लीनिंग का जो सस्टेनेंस है वो बरकरार रहता है। और हम जब भी काम करेंगे डेली रूटीन के एक्टिविटीज में, तो हमें हमेशा एक क्लीनलीनेस और जो नीटनेस है वो एक कंफर्ट हमको महसूस करके देगा। तो इसमें हमारी जो एक कंपनी हमने कंसिडर की थी पिछले वीडियो में भी, ट्रिपल ए, जो हाइपोथेटिकल नाम हमने लिया था, उस कंपनी का एग्जांपल हम यही यहाँ भी ले रहे हैं, जिस कंपनी में अभी करंट सिचुएशन में ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ 1 ईयर्स और 2 ईयर्स ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है। तो इसमें अभी करंट सिचुएशन के बारे में, अभी थर्ड ईयर्स के स्टेज पे हम आए हैं। तो अभी इस कंडीशन में इनका सिचुएशन जो है, द वर्क प्लेस हैड नॉट बीन थरोली क्लीन इन अ वाइल, मतलब सॉर्ट हुआ है, जो चीज़ें नहीं चाहिए थी उनको फेंक दिया है, सेट इन ऑर्डर भी किया है, आइडेंटिफाई किया है बिन को, हर एक चीज़ के लिए जगह बनाई है और उस जगह पे उस चीज़ को रखा है। लेकिन अभी यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ जो क्लीनलीनेस चाहिए वो यहाँ अभी अवेलेबल नहीं है, तो उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। एंड इक्विपमेंट वॉज शोइंग साइन ऑफ फियर। देखिए, इस क्लीनिंग के फंडे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्लीनिंग सिर्फ एक शॉप फ्लोर का क्लीनिंग नहीं है। कौन सा भी चीज़ अगर एस्थेटिक खराब दिख रहा है, आपको कुछ फटा हुआ है या खराब हुआ है, तो उसको भी हम यहाँ एक नॉन कन्फर्मेंस के नज़रिया से देखते हैं, जिसको हमें क्लियर करके इस शाइन को इम्प्लीमेंट करना है। तो इस कंपनी में इस पे एक्शन क्या लिया, जो करंट सिचुएशन अभी हमने एक्सप्लेन किया, उसमें इन्होंने एक्शन लिया। रेगुलर क्लीनिंग शेड्यूल वाज इस्टेब्लिश्ड, मतलब एक शेड्यूल या प्लान बनाया कि कौन से दिन को कौन सा एरिया क्लीन होगा।
ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि कौन से एरिया को आपको ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा टाइम देना है, या वीक में से 2 या 3 दिन ज़्यादा देना पड़ सकता है। तो उस केस में आपका डिसीजन रहता है कि आपको शेड्यूल कैसा करना है, इंक्लूडिंग डेली क्लीनिंग रूटीन, मेंटेनेंस चेक्स एंड रिपेयर एज नीडेड। मतलब आपको जैसे मैंने बोला है कि जो वेयर एंड टियर है या खराब दिखने वाला जो एस्थेटिक चीज़ है उसको भी आपको चेक करना है और रेगुलरली मेंटेन करते रहना है। और यहाँ एक छोटा सा जो चेक शीट का जो फॉर्मेट है मैंने दिखाया है, तो आप ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि इस टाइप में एक सिस्टमेटिक वे में वो फॉर्मेट रह सकता है, जिसमें मंडे टू फ्राइडे आप कौन से एरिया में काम करने वाले हैं, वहाँ की क्लीनिंग एक्टिविटी कैसी होने वाली है, कब होने वाली है, और उसके हिसाब से वो हो रही है कि नहीं है, उस वो चेक स्टेटस चेक करने के लिए आप चेक शीट का जो चेकिंग पॉइंट है उसमें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम सेकंड जो की एक्शन है उसको देख रहे हैं, जो थर्ड ईयर्स में। और इंस्पेक्ट एंड रिपेयर जो है, इसका मतलब है एज यू क्लीन एंड इंस्पेक्ट इक्विपमेंट एंड वर्क एरियाज फॉर एनी साइन ऑफ वियर डैमेज और डिफेक्ट। आप जिस भी डिफेक्ट के लिए या एस्थेटिक लुक में जो फेलियर होता है उसके लिए आप इंस्पेक्ट करते हैं, तो आपको उसमें से कुछ तो एक ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑब्जर्व करना है। वो ऑब्जर्वेशन लेने के बाद एड्रेस एनी इश्यूज प्रॉम्प्टली टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स फॉर एस्केलेटिंग। मतलब आपको वो प्रॉब्लम जो है उसी जगह और उसी वक्त उस पर स्ट्रिक्टली और इन वेरी फास्ट मैनर आपको एक्शन लेना है और उसको करेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी जो हमारी एबीसी कंपनी है उसका एग्जांपल हम रिलेट करके देखते हैं कि इस जो सेकंड की एक्शन है इसके साथ ये उनका एक्टिविटी रिलेट हो पाता है कि नहीं है। तो इन्होंने एक्शन 2 में क्या लिखा है, फर्म एबीसी डिसाइडेड द एसओपी। इन्होंने क्या किया है, एक एसओपी डिसाइड किया है, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर उन्होंने डिसाइड किया है कि एक्शन प्लान क्या होगा। तो किसके लिए एक्शन प्लान ये बना रहे कि कंडीशन ऑफ एनी वेयर डैमेज और डिफेक्ट फाउंड। अगर कोई डिफेक्ट या डैमेज या वो फायर्स के शाइन के जो स्टेज को फेल करता है, ऐसा कोई स्टेट वहां अगर आपको ऑब्जर्वेशन में आता है, तो आपको पहले क्या करना है और उस पर एक्शन लेके उसको रिजॉल्व कैसे करना है। तो इसका एक एसओपी इन्होंने बनाया हुआ है। और इसमें एक्शन 3 इन्होंने लिया है, और डेली चेक शीट हैज बीन प्रिपेयर्ड। अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि एक चेक शीट था, सॉरी एक शेड्यूल था। उस शेड्यूल में इन्होंने मंडे से लेकर फ्राइडे तक का शेड्यूल बनाया था कि कौन से दिन में हम क्या करने वाले हैं, कौन से एरिया को क्लीन करने वाले हैं, हाई प्रायोरिटी किसको देना है, लो प्रायोरिटी किसको देना है। तो ये सब इन्होंने डिसाइड किया था, और उसके बाजू में एक चेकलिस्ट या चेक पॉइंट का एक बॉक्स था। तो वो जो चेकशीट है, ऐसा हमको चेकशीट बनाना है और उस चेकशीट को डेली रेगुलर बेसिस पे ऑडिट करके या चेक करके उसको भरना है, जिससे हमें पता चले कि स्टेटस क्या है या इस प्रोसीजर में सस्टेनेंस मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम थर्ड जो की एक्शन है उसको देख लेते हैं। इसका नाम है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इस्टेब्लिश अ शेड्यूल फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए अपना शेड्यूल बनाना है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करेंगे और जब कोई प्रॉब्लम ऑकर होने के बाद हम अगर उस पर एक्शन लेंगे तो वहाँ टाइम वेस्ट होगा, और जहाँ भी वेस्ट है वहाँ लीन मैन्युफैक्चरिंग का जो हमारा कंसेप्ट है वो फेल हो जाता है। तो 5 इयर्स क्या है, ये एक लीन का टूल है। तो इसी वजह से हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को प्रायोरिटी देना है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टूल्स और जो मशीन्स है वो गुड वर्किंग कंडीशन में रहना चाहिए। इसके वजह से हम कुछ फेलियर होने के पहले ही उस पर एक्शन ले रहे। दिस इंक्लूड्स लुब्रिकेटिंग, कैलिब्रेटिंग एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट। ठीक है, अब हमारी जो एबीसी लिमिटेड हाइपोथेटिकल कंपनी है वो क्या कर रही है एक्शन 4 में, हम उसको डिस्कस करते हैं। डिजाइन एंड इस्टेब्लिश द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इन्होंने क्या किया है, यहाँ फिर से एक प्लान बनाया है। किसका, डिजाइन एंड इस्टेब्लिश द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का इन्होंने प्लान किया है कि कौन से मशीन को कब चेक करना है, क्यों चेक करना है, या कौन सी मशीन ज़्यादा बॉटलनेक है जिसके फेलियर के वजह से पूरा लाइन डिस्टर्ब होके हमारा जो टाइम वेस्टेज है वो बढ़ सकता है, या लीड टाइम में बढ़ोतरी आ सकती है। उसके हिसाब से स्टडी करके या हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ये प्लान बनाते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का। क्यों बनाते हैं, टू कीप मशीन्स एंड टूल इन गुड वर्किंग कंडीशन।
हमारे मशीन और टूल को गुड वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए हम ऐसा करते हैं। और इसमें इंक्लूड क्या है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, लुब्रिकेटिंग, कैलिब्रेटिंग एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट। अभी एक्शन 5 में क्या करें, प्लान द फॉलो। अभी आपने प्लान तो किया, और मे भी ऐसा हो सकता है कि आप उसके हिसाब से जो मेंटेनेंस के जो एक्शन है आप ले चुके हैं और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हैं, लेकिन उसका फॉलोअप लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि 5 years में सिर्फ एक्शन लेने से काम नहीं बनता, उसका जो सस्टेनेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसकी वजह से हमें फॉलोअप या ऑडिट का जो प्लान है या मॉनिटरिंग का प्लान है, उसको बना के हमको हमेशा इंश्योर करना है हमें कि ये जो हम प्लान किए मेंटेनेंस का, वो एग्जीक्यूट हो रहा है और उसमें सस्टेनेंस है और वो मेंटेन है। तो चलिए दोस्तों, कुछ बेनिफिट्स और प्रिंसिपल टू कीप इन माइंड डिस्कस करते हैं, जैसे हम हर वीडियो में करते हैं 5 years के। जो हमने पीछे 3 वीडियो जो ऑलरेडी बनाए हुए, उस वीडियो में भी हमने ये बेनिफिट और प्रिंसिपल टू कीप इन माइंड डिस्कस किए। तो इस 3rd year शाइन के लिए हम बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है एनहांसेस सेफ्टी बाय रिमूविंग स्लिप एंड ट्रिप हजार्ड्स। हमने ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कस किया है कि अगर आप ऑयल स्पिलेज को अगर आप अवॉइड कर रहे हो, तो जो स्लिप के चांसेस है या रिस्क है या हेल्थ के इशू आ सकते हैं उस ऑयल की वजह से, इवापोरेट होने की वजह से, तो वो सब हम उसको नलीफाई कर सकते हैं। और हमारे जो मशीनिंग है या मशीनरीज है, वो गुड कंडीशन में हमेशा काम करने में या हमें प्रोडक्शन निकालने में मदद करती है। सेकंड पॉइंट है इम्प्रूव इक्विपमेंट रिलायबिलिटी एंड लाइफ स्पैन थ्रू रेगुलर मेंटेनेंस। आप जितना रेगुलर मेंटेनेंस करोगे, तो इक्विपमेंट का जो लाइफ है वो अच्छा रहेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा उसके लाइफ स्पैन में। तो इसमें आपको फिर से एक लीन पॉइंट ऑफ व्यू बेनिफिट होता है, आपका जो टाइम वेस्टेज है वो नहीं होता और आपका लीड टाइम इंप्रूव होता है, क्योंकि अगर मशीन मेंटेनेंस में नहीं जाएगा तो आपका जो लीड टाइम है वो अच्छा मेंटेन रहेगा। बूस्ट मॉरल एंड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन बाय प्रोवाइडिंग क्लीन एंड प्लेजेंट वर्क प्लेस। अभी हम सबको पता है कि हमें क्लीन और प्लेजेंट जो वर्क स्पेस है वही अच्छा लगता है, और उसके वजह से हमारा जो मॉरल है या हमारी काम करने की इच्छा है वो बरकरार रहती है और हमें काम करने में मजा आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू ये इसका बेनिफिट है 3rd years का। बाद में सपोर्ट अ कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट बाय आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग इश्यूज अर्ली। हम 5 years में क्या कर रहे हैं, कुछ जो हमारे 5 years के जो एक्टिविटीज है उसको करके हम मेंटेन करने के लिए उसको शेड्यूल बना रहे हैं ऑडिट के लिए और मॉनिटरिंग के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, रोज नए नए पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जो हमारा काइजन है उसको ये सपोर्ट करता है। हमने काइजन के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो, जो पूरा डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है काइजन के बारे में, और वो भी एक सीरीज बनाया हमने, प्लेलिस्ट भी ऐड किया है उसका, जिसके 3 वीडियोस हमने बनाए पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं ऊपर आई बटन में उसकी लिंक देता हूँ, आप वहां जाके उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो अभी प्रिंसिपल टू कीप इन माइंड क्या है, इन्वॉल्व एम्प्लॉयज इन डिजाइनिंग द लेआउट एंड ऑर्गेनाइजिंग द वर्क स्पेस। देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं कि हमें जो एम्प्लॉयज है या जो बॉटम लेवल के वर्कर है उनको लेआउट में और या जो चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज करते हो उसमें इन लोगों को इन्वॉल्व करना है, क्योंकि वो वहाँ ज़्यादा टाइम के लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ के प्रॉब्लम्स और वहाँ की जो सुटेबिलिटी है वो कैसे हो सकती है वो उनको ज़्यादा पता है, और आपसे ज़्यादा उनके पास उसके बारे में आइडियाज़ है। तो आपको एज अ टॉप लेवल या ऊपर मैनेजर के लेवल को अगर आप मैनेज कर रहे हो तो इन लोगों को इन्वॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है मेंटेन द ऑर्गेनाइज लेआउट बाय कंसिस्टेंटली रिटर्निंग आइटम टू देयर डेजिग्नेशन लोकेशन। हम हर चीज के लिए कुछ लोकेशन बना रहे हैं, तो हमारा ये रोल बनता है कि जहां से हम उस चीज को उठा रहे वो काम होने के बाद उसी जगह जाना चाहिए, और ये कल्चर मेंटेन करना जरूरी है, ये कल्चर बनाना जरूरी है। और जब तक ये कल्चर बनता नहीं, आपको फॉलोअप लेके वो लोगों में एज अ कल्चर या डेली उनका जो हैबिट है वो हैबिट में उतारने की जो कोशिश है वो हमें हमेशा करनी चाहिए। और एक बार अगर ये हैबिट बनती है तो इसमें सस्टेनेंस रखने में बहुत ही आसानी है। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मैंने जो आज 3rd year शाइन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दिया है आपको समझ आया है, और हमने
इस 5S की सीरीज़ में टोटल 7 वीडियोस बनाए, ये हमारा 4th वीडियो है। ऑलरेडी 3 वीडियोस हमने बनाए और उसका प्लेलिस्ट भी बनाए, आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो, या ऊपर आई बटन में मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस लिंक पे क्लिक करके आप पूरा सीरीज़ का जो इंफॉर्मेशन है आप ले सकते हो और अपने नॉलेज को और बढ़ाने में आप खुद की मदद कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी हिट करके रखना, क्योंकि जब भी हम ऐसे नॉलेजेबल वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपके पास आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फिर एक बार मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।